हेलो सर, सिक्योरिटी बोल रहा हूँ। सॉरी आपको जगा दिया। वो अचानक मिस्टर कुमार ऑफिस में आ गए। हमने पूछा आपको क्या चाहिए तो कुछ बोले नहीं। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें सर। कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे है रहने दो। मॉर्निंग मधु। मॉर्निंग। आईडी कार्ड है क्या? आईडी कार्ड ये है ना। देखो ना, यूक्रेन में हालत बद से बदतर होती जा रही है। पहले ये उतारो। इसमें रिपोर्टर कम कॉमेडियन ज्यादा लगते हो। मैडम, सारा स्टाफ मेंबर लोग उधर बैठे। उस तरफ है? क्यों, क्या हुआ? हाय मधु। सब उस तरफ क्यों है? क्या हुआ अनु? तुम खुद आके देख लो। यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गए सब लोग? उधर लाइब्रेरी में। हेलो, काम वाम कर लो जरा। क्या रहा है? एक्सक्यूज मी, ये सब क्या चल रहा है? मधु, थोड़ी मदद चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है जल्दी। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी खबर होगी, ब्रेकिंग न्यूज। जो भी है मैं बाद में समझाऊंगा, अभी हेल्प कर दो प्लीज। कलेक्टर रहमान के मर्डर के केस की जितनी भी डिटेल्स निकालिए, और पिछले 5 साल में एनसीआर में हुए सारे मर्डर केस के डिटेल्स, कातिल का बैकग्राउंड, परिवार, एज, उनके स्टेटमेंट्स, सब 2 घंटे में चाहिए। निकाल के दीजिए जल्द से जल्द, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन इतने सारे डिटेल्स अभी के अभी कैसे निकालूं मैं? मधु प्लीज किसी तरह करके दो। अधिराज सर, इनके साथ लग जा, बहुत जरूरी है। हो जाएगा। यस। ये तो मेरा लैपटॉप है ना? हाँ जी। पासवर्ड? मुश्किल नहीं था, प्लीज वो इंफॉर्मेशन निकालो। मैं अंदर आ सकती? आ जाओ प्लीज। ये आदमी कौन है सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक अब मैं तुम्हें बता सकता हूं। ये एक वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। रॉयटर्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक इसने दुनिया भर के अखबार के लिए बहुत बड़ी स्टोरीज ब्रेक की हैं। इंडिया, उड़ान और जंजीर, उसकी वो किताब बहुत ही फेमस है, शायद तुमने पढ़ी भी हो। इंडिया, उड़ान और जंजीर? क्या ये रंजीत कुमार है? ओह माय गॉड, मैंने कैसे नहीं पहचान पाई। पर वो ऐसे क्यों, यहाँ इस तरह? जब कुमार और दामिनी की लव मैरिज हुई, वो दोनों बहुत ही खुश थे। वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। तब कुमार एक इंपॉर्टेंट स्टोरी कवर करने के लिए तिब्बत बॉर्डर चला गया। इधर दामिनी उससे पहले लेबर पेन में चली गई और उसके पास उस समय कोई नहीं था। अस्पताल तक पहुंचने में देर लग गई और दामिनी बच नहीं पाई। बिटिया यानी आरुषि बच गई। अगर उस दिन कुमार उसके साथ होता तो दामिनी बच जाती। इस तरह दामिनी की मौत ने उसे आत्मग्लानि में डुबो दिया। बस इस ख्याल ने कि अगर वो होता तो बच्ची बिन मां के नहीं पलती, उसने उसे खोखला कर दिया। उसे खुद से नफरत हो गई। उसकी जिंदगी शराब में डूब गई। उसे भुलाने के लिए वो शराबी बन गया और नशा ही उसका सहारा बन गया। फिर मुझे उसे ढूंढने में पूरे 6 साल लग गए। मैंने उससे जिद की कि वो चेन्नई वापस आ जाए। सर, कपड़े बदल लीजिए। जरूरत नहीं सर, अपने लिए नहीं, हमारे लिए समझा कीजिए।
चलो कुमार, ब्रेक द सस्पेंस। तुम किस चीज पे काम कर रहे हो? यस, बताता हूं सर। सबसे पहले पिछले 3 दिनों की मदद के लिए थैंक यू, मधुर अधिराज। मेरा रवैया बहुत अजीब लग रहा होगा आप सबको, पर अब मैं बता सकता हूं, मुझे समझ आ गया है। सबसे पहला पॉइंट, कलेक्टर का मर्डर। मारने वाले ने धर्म के नाम की हमें धमकी दी थी, कहा था मर भी सकता है और मार भी। ये देश बाहर के लोगों के वास्ते नहीं है, निकाल फेंको इन्हें। ईस्टर के इवेंट वास्ते परमिशन दे दिया और हमें नहीं। सारे अन्याय हमारे धर्म के साथ क्यों? पड़ोसी देश में भेजो इन्हें, फिर दिखा देंगे कि किसकी चलती ये है। भाषा सुन के आपको नहीं लग रहा कि ये सुनी सुनाई सी लग रही है? तुम सब गंदी नाली की कीड़े, अपन की बात गौर से सुन। अपन के अमृत सिंघम के बारे में कुछ भी उल्टा सुल्टा लिखा छोड़ूंगा नहीं। कलेक्टर का कातिल और अरसलान का कातिल दोनों एक ही उम्र के हैं। दोनों में से किसी ने भी वहां से भागने की कोशिश भी नहीं की। अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं। माँ बाप के बयान, उनकी गरीबी, बहुत कुछ एक जैसा है। सबसे जरूरी, जुर्म के बाद दिया गया उनका बयान। हम मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, दिखा देंगे किसकी चलती है। ये समानताएं महज इत्तेफाक लग सकती हैं, कोइंसिडेंस, लेकिन कितनी बार मैंने ये समानताएं एक और केस के साथ जोड़ी और सोचने लगा। क्या एक और कत्ल? हाँ, मेरे ज्वाइन करने के बाद मैं एक मीटिंग में बैठा था। तब आप मसाला किंग राजीव रेड्डी की कत्ल की कवर स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, याद है? हाँ याद है, मैंने कवर किया था। वही पैटर्न इधर भी था। कातिल कभी बाद में जाकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर करते हैं, पर कत्ल के बाद वहीं खड़े रहना, यह कितनी बार देखा आपने? रेड्डी केस में भी वही हुआ। मौका वारदात पर गिरफ्तार मतलब सब खत्म। ना बेल ले सकते हो, ना ढंग का वकील रख सकते हो। यहीं हमारा काम शुरू होता है। इसी पैटर्न पर 3 केसेस हो चुके हैं। सब पर स्टोरीज की है हमने, पर किसी ने भी इस तालमेल पर गौर नहीं किया। एक अच्छा पत्रकार होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पार की नजर। हमें वो दिखता है जो दूसरों को नहीं दिखता। मसलन एक पुलिस वाला सिर्फ अपने इलाके के बारे में ही जानकारी रखेगा। एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में आए मरीजों के बारे में ही सोचेगा, और ऐसा ही चलता रहता है। पर एक जर्नलिस्ट को पूरी तस्वीर दिखनी चाहिए, शहर, राज्य, देश और पूरी दुनिया की तस्वीर, कि क्या कोई पैटर्न है। और फिर छपती है वो खबरें जो इतिहास बदल देती हैं। मुझे लगने लगा कि यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चलो वो सब बाद में। इन 3 कत्लों को एक ही नाम दिया जा सकता है, हेट क्राइम। हमें फलाना पसंद नहीं, क्योंकि वो हमारे विश्वास के खिलाफ है। नफरत के बलबूते पे किए जुर्म, हेट क्राइम, और उनमें सबसे हिंसक हेट मर्डर्स। नफरत ही उनकी नींव है। एक मजहब का दूसरे मजहब के साथ, एक कौम का दूसरे कौम के खिलाफ। नफरत आजादी के खिलाफ, संस्कृति को बचाने के नाम पर। एक एक्टर के फैंस को भिड़ाते हैं दूसरे एक्टर के फैंस से। बाहर से आए हुए रिफ्यूजीज के खिलाफ हमारे समाज में किस्म किस्म की नफरत बोई जाती है, और हर इंसान में इस नफरत का बीज पाया जाता है। बस हवा पानी मिलने की देर है और ये फैलने लगता है। और ये लोग पैसे या ताकत के लिए खून नहीं करते, ये धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, कौम के नाम पर करते हैं, और उसे कहते हैं हेट क्राइम। पर ये सब तो समाज में हमेशा से घटते रहने वाली बात है। नफरत की वजह से मारकाट तो युगों युगों से चलती आ रही है। हाँ, ये जरूर हुए हैं, पर किस संख्या में, किस तादाद में? ये है एनसीआरबी रिपोर्ट। 2012 तक ये 8-10 से ज्यादा नहीं रहे होंगे, पर 2012 के बाद 150 तक पहुंच गए। ये सब हमारे लिए काफी नया है। 2020 में 158 लोग हेट मर्डर्स का शिकार हुए। जुर्म का ऐसा बढ़ना नॉर्मल तो नहीं है ना मधु? हाँ, मैंने भी ये नहीं सोचा। तो एक बार सोच के देखते हैं, क्या इस सब के पीछे किसी इंसान या किसी संस्था का हाथ है? क्या? आपकी बात तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन ये सारा कुछ जासूसी फिल्म की तरह लग रहा है। हाँ, सही कह रहे हो। शर्लॉक होम्स की एक बहुत मशहूर लाइन है, सारी इम्पॉसिबिलिटीज हटाने के बाद जो भी बच जाए, चाहे कितना भी अजीब हो, वही पॉसिबल है। सारी इम्पॉसिबिलिटीज हटाने के बाद हमारे सामने जो रह जाएगा वही सच है। कोई इंसान या संस्था इन कत्लों के पीछे है, ये मुझे सिर्फ सोचकर या पढ़कर नहीं लगा। इसके पीछे मजबूत कारण है। जब से मैं यहां आया हूं, एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। अभी भी वो बाहर ही खड़ा है। इसलिए मुझे लगा कि अरसलान के केस में कुछ झोल है। आप जो ये कह रहे हैं, यकीन है आपको? यस। यहाँ किसी को भी नहीं पता था कि आप आ रहे हो। यहाँ तक कि बिलाल सर तक को नहीं पता था। तो फिर
उस आदमी को कैसे पता चला कि आप यहां आने वाले हो? शायद वो आप पर नजर नहीं रख रहा था, वो इस ऑफिस पर नजर रखे हुए था। शाबाश, यही मेरा पॉइंट है। वो इस ऑफिस पर नजर क्यों रखेंगे? अब आते हैं इस मुद्दे पर। उन्हें डर है कि कोई यहां आकर सवाल उठाना ना शुरू कर दे। वो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं और आखिर यहां पर क्यों आया हूं, मेरा अरसलान के साथ क्या रिश्ता था। ये सब पता करने के लिए ही वो मेरा पीछा कर रहा है।